इस वेबिसोड में हम आपको बताएंगे बख्तियार खिलजी के बारे में, बख्तियार खिलजी के मौत की कहानी, उस क्रूर बख्तियार खिलजी के बारे में जिसने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और ओदंतपुरी महाविहार को जलाकर राख कर दिया था। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी। 2007 में एक 12 वर्ष का विद्यार्थी अपने स्कूल टीम के साथ शैक्षणिक भ्रमण पर निकलता है। उसके शैक्षणिक भ्रमण में 2 ऐतिहासिक जगह को शामिल किया गया था। पहला ऐतिहासिक स्थल था नालंदा और दूसरा राजगीर। ये दोनों ऐतिहासिक और प्राचीन भारत से नाता रखने वाले जगह बिहार में है। उस 12 वर्ष के विद्यार्थी को ना तो अपने संस्कृति का ज्ञान था और ना ही अपने जड़ का बोध। नालंदा पहुंचकर वह देखता है कि जैसे एक विशाल सा खंडर उससे कुछ बातें करना चाह रहा हो। विद्यार्थी ने अपनी किताब में नालंदा के बारे में पढ़ा था कि वहां पर पुराने समय में एक बड़ा सा विश्वविद्यालय हुआ करता था। फिर उस विद्यार्थी ने अपने सहपाठी से पूछा आखिर किसने ढहा था इसको। उसका सहपाठी जो सामान्य ज्ञान का जानकार था उसने झट से जवाब दिया, बख्तियार खिलजी ने 1200 ईस्वी में ढहा था इस विश्वविद्यालय को। अब विद्यार्थी ने फिर पूछा क्यों ढहा था इसको, ये भी तो हम लोगों के विद्यालय जैसा ही होगा। दूसरे विद्यार्थी ने चुप्पी साध ली। फिर कुछ देर बाद बोला, पता नहीं यार, वो मुस्लिम थे शायद इसीलिए। वह विद्यार्थी जब 20 वर्ष का हुआ तो उससे ज्ञात हुआ कि कोई बख्तियारपुर नामक रेलवे स्टेशन भी है उस खूनी क्रूर बख्तियार खिलजी के नाम पर। ये तो ठीक उसी तरह है जैसे यहूदियों का देश इजराइल के किसी शहर का नाम हिटलरपुर रख दिया जाए या जापान के किसी शहर का नाम अमेरिका रख दिया जाए। लेकिन अफसोस, हम ना तो इजराइल है और ना ही जापान कि हमें अपने इतिहास का गहरा बोध हो। आगे पता चलता है कि बख्तियार खिलजी ने ना सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय को ढहा था, इसके साथ ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय और ओदंतपुरी महाविहार को भी उसने ढहा था। तिब्बती रिकॉर्ड कला चक्र के अनुसार ओदंतपुरी महाविहार में अकेले उस समय 12,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ ने इस जगह को नालंदा के बाद दूसरा सबसे बड़ा शिक्षा का महाविहार बताया था। नालंदा की बात करें तो 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त ने इसकी नींव रखी थी, जिसे कन्नौज जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, उसके राजा हर्षवर्धन ने अपनी ताकत और धन झोंककर इसकी पहचान पूरी दुनिया में स्थापित की थी। यहाँ पर चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, इंडोनेशिया, तुर्की से आकर लोगों ने शिक्षा ग्रहण की। चीन के यात्री वेनसांग ने गुरु शीलभद्र से योग और अन्य विषयों की शिक्षा प्राप्त की। वेनसांग चीन वापस जाते समय 657 पुस्तक और 150 बौद्धिक और भारतीय अवशेषों को 520 संदूक में 12 घोड़ों पर लाद कर ले गया। वेनसांग ने लिखा कि 8 बड़े हॉल और 300 अपार्टमेंट के साथ विश्वविद्यालय में एक बड़ा सा कई मंजिला पुस्तकालय था जिसका नाम धर्मगंज था। बाद में बख्तियार खिलजी ने हमला करने के बाद उस पुस्तकालय में आग लगा दिया था। बिहार में प्रचलित दंत कथा के अनुसार वह पुस्तकालय महीनों तक जलता रहा था। ताजा अध्ययन में एक और बड़े पुस्तकालय की पुष्टि हुई है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, जिसे बख्तियार खिलजी ने ही जलाया था। अब विद्यार्थी जब 24 वर्ष का हुआ तो उसे इस बात की दिलचस्पी हुई कि इतने सारे शिक्षा संस्थानों को ढहाने वाला बख्तियार खिलजी की मौत कैसे हुई थी। तो बहुत खोजबीन के बाद उसने आखिर कहानी ढूंढ ली। आइए चलते उस कहानी पर। बख्तियार खिलजी खलज काबिला में पैदा हुआ था। जगह था आज का अफगानिस्तान। मोहम्मद गौरी के वारिस कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे मिर्जापुर, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, उसे संभालने की जिम्मेदारी सौंपी। मिर्जापुर का बिहार और बंगाल के काफ़ी करीब होने के कारण बख्तियार खिलजी की नज़र बिहार और बंगाल पर हमेशा बनी रहती थी। उसने धीरे धीरे अपने मुहिम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। उस वक्त बंगाल और बिहार में कोई शक्तिशाली राजा न होने के कारण वह बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के साथ साथ ओदंतपुरी महाविहार को भी ढहाने में सफल रहा। हजारों विद्वान ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करते हुए, छोटे राजाओं को हराते हुए वह बंगाल के देवगुड़ तक पहुंच गया। बंगाल के कवि अल महमूद ने बाद में उसकी प्रशंसा में बख्तियार के घोड़े नामक कविता लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि बख्तियार ने हजारों लोगों को इस्लाम में धर्मांतरण करवाया और बंगाल में इस्लाम की गहरी नींव रखी। कुछ वर्ष बाद बख्तियार खिलजी तिब्बत पर हमला करने के लिए अपने सहयोगी अली मर्दन को 22 साल बंगाल की जिम्मेदारी सौंपकर आगे बढ़ा। उसके साथ कुल 12,000 घोड़े थे और अपनी पिछली सफल हमलों के कारण वह साहस से भरा हुआ था।
वह अपनी सेना के साथ बर्दकोट की ओर बढ़ा। बागमती नदी पार कर उसे असम होते हुए तिब्बत की तरफ बढ़ना था। बागमती के उस पार असम के राजा पृथुदेव का साम्राज्य शुरू होता था। बागमती उस समय गंगा से 3 गुनी चौड़ी और गहरी बताई जाती थी। उत्तर पूर्व भारत की मौजूदा नदियों के हालात देखकर यह बात कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं लगती कि बख्तियार अपने 12,000 सेना के साथ उस नदी को पार करने में असक्षम था। इसीलिए वह नदी के किनारे किनारे अपनी सेना के साथ 10 दिन तक रुक रुक कर चलता रहा कि कोई स्थान जहां छिछला पानी हो या पत्थर का ब्रिज मिले वहां से वो पार कर सके। 10 दिन चलने के बाद वह एक पत्थर के ब्रिज के पास पहुंचा जहां से नदी पार कर पाना उसके लिए आसान था। वहां से उन्होंने नदी पार किया। उस समय तीस्ता सारतोया कामरूप की पश्चिमी सीमा पर हुआ करती थी। ऐसा कहा जाता है कि अपने सीमा से गुजरते हुए बख्तियार खिलजी को देखकर कामरूप के राजा पृथुदेव ने उसे सूचना भेजा कि 1 वर्ष के बाद तुम तैयारी से आओ, मैं भी तुम्हारे साथ तिब्बत की ओर बढ़ूंगा। बख्तियार खिलजी राजा पृथु की बात को अनसुना करते हुए कामरूप के समतल मैदान की तरफ बढ़ा। कामरूप उस समय शानदार खेती और किलेबंदी के लिए विख्यात था। बख्तियार अपने घमंड में चूर होकर आगे बढ़ता रहा और पूरे दमखम के साथ किले पर हमला किया। किले के अंदर की सेना पहले से सतर्क थी। उन्होंने मोर्चा संभाला और इसी बीच कामरूप के आम लोगों को पता चल गया कि किले पर बाहरी हमलावर ने हमला किया है। हजारों की संख्या में आम लोगों ने हथियार उठाकर किले का रुख किया और खिलजी की सेना को पीछे से मारने लगे। वहां से 15 मील दूर किलेबंद शहर कर्मपतन को भी इस हमले का जानकारी मिला, तो वो लोग भी अपनी सेना को लेकर राजा पृथु की सेना की मदद करने के लिए आगे बढ़े। करमपतन मुख्य रूप से ब्राह्मणों और नुनीस का शहर था। जब दूसरी तरफ से भी हमले की सूचना बख्तियार को मिली तो वो अपनी सेना के परिषद के साथ मंत्रणा कर पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे हटना बख्तियार के लिए और घातक साबित हुआ, क्योंकि पृथु के सेना ने तब तक उसके सप्लाई लाइन को काट कर उसके पीछे लौटने के सभी रास्तों को जाम कर दिया था। अब राजा पृथु ने सामने से उसके घुड़सवारों पर घातक और असरदार हमला किया, जिसके फलस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में उसकी सेना मारी गई। बहुत कठिनाई के साथ घायल अवस्था में बचे कुचे सेना के साथ वह नदी किनारे पहुंचा, पर नदी पर बनी वह पत्थर की ब्रिज को वह टूटा पाया, जहां से नदी पार कर पाना बेहद खतरनाक था। भटकते हुए उसकी बची हुई छोटी सी टुकड़ी एक बड़ी सी मंदिर में पहुंची और सनर ले ली। उसके अनुसार मंदिर में सोने की बड़ी बड़ी मूर्तियां थीं। तब तक राजा पृथु पीछा करते हुए अपनी सेना के साथ वहां आ धमके। उनकी सेना ने आम लोगों की सहायता से बांस के बाधक के सहारे उस मंदिर को घेरने लगे। क्योंकि साथ में तेज तर्रार घोड़ा होने के कारण बख्तियार का अभी भी भाग निकलने की संभावना बनी हुई थी, इसीलिए घेराव हुआ। बांस का घेराव देखकर बख्तियार सब समझ गया और वहां से निकलकर अपनी छोटी टुकड़ी के साथ नदी की ओर भागने लगा। राजा पृथु ने उनका पीछा किया। बख्तियार अपनी सेना की छोटी टुकड़ी के साथ नदी में कूद पड़ा। नदी की तेज धारा उसके कई सैनिकों को बहाकर ले गई। वहीं बख्तियार खिलजी घायल अवस्था में कुछ सैनिकों के साथ दूसरे छोर पर पहुंचा। एक बेहद ही शर्मनाक और निराशाजनक हार मिलने के बाद वह वहां से देवकोट लौटा और घायल होने के कारण कुछ समय तक बीमार रहा। बंगाल के शासन की ताक में नजर लगाए बैठे उसके सहयोगी अली मर्दन ने बीमार अवस्था में ही उसकी हत्या कर दी और बख्तियार खिलजी अकाल मृत्यु की मुंह में समा गया।